नमस्कार, राम राम मित्रों। डागोर्स ऑनलाइन एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। इतिहास विभाग की तरफ से मैं अंकुर सिंह डागोर। मित्रों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने आपसे बात की थी कि किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास में 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण, जिनमें पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर चुके थे कि हमारे पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा अभिलेखों का, उस पर हम लोग बात कर चुके थे। और हमने ये भी बताया था कि अभिलेखों से 2-3 मोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं कि किस राजा का अभिलेख कौन सा है और उस अभिलेख के अंतर्गत विशेष बात क्या बोली गई है। उसके अलावा मैंने कहा था आप लोगों से कि अभिलेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत अगला टॉपिक है वो है मित्रों सिक्का या मुद्रा। हम सब लोगों ने देखा था कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है अभिलेख और एक है मुद्राएं। तो मित्रों, जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक स्लाइड लगी हुई है प्राचीन भारतीय मुद्राओं के ऊपर। चीजों को समझने से पहले हमें 2-4 चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिक्के किस तरीके से भारतीय इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। अभिलेखों के बारे में हम लोगों ने बताया था कि अभिलेख जिस राजा से संबंधित है उस अभिलेख के ऊपर राजा का बाकायदा डेट भी लिखा हुआ है कि उस राजा ने क्या कौन कौन से कार्य किस किस डेट टाइम पीरियड के अंतर्गत पूरे करवाए। क्लियर। और जहां जहां से हमको अभिलेख मिले हैं वहां वहां से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस राजा का जो राज्य क्षेत्र रहा होगा वो वहां वहां तक फैला हुआ होगा। ठीक उसी तरीके से मित्रों, हम सिक्कों से भी भारतीय इतिहास को कैसे जान सकते हैं, ये हमें पहले समझना बेहद जरूरी है। पहला सवाल यहां से बनता है मित्रों, और अभिमोन बहुत सारे एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा भी गया है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्लियर। हाँ जी, तो पहला हमारा सवाल यहां से क्या बनता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। और बहुत बार यह सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है, तो हमें मोटा से याद रखना है कि सिक्कों का जो अध्ययन है मित्रों वो कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। याद रखना है, हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। पिछली क्लास में हम लोग आपको बता चुके थे कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र या फिर अभिलेख शास्त्र। ठीक उसी तरीके से सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र। आगे चलते हैं इसकी कहानी के रूप में कि सिक्के किस तरीके से भारतीय इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग लेते हैं कुछ सिक्कों के फोटोज। में आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के सिक्के प्राचीन काल के अंतर्गत चलते थे। ये देखिए कुछ सिक्के हैं जो मेरे जस्ट पीछे लगे हुए हैं। ये प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को समझने के बहुत इंपॉर्टेंट सिक्के हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये समझते हैं कि सिक्के क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं भारतीय इतिहास को समझने में। आप सब लोगों को एक बात अच्छी तरीके से पता है कि शुरुआती दौर में मानव जो था वो वस्तु का जो आदान प्रदान करता था वो पैसों या रुपया के रूप में नहीं करता था। कारण क्या था? क्योंकि हमारे पास में उस समय तक किसका विकास नहीं हुआ था? किसी मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। और जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ तो प्राचीन कालीन मानव ने क्या किया? वस्तुगत आदान प्रदान को या वस्तुगत व्यापार को महत्व दिया। मेरे पास कोई वस्तु है, अगले आदमी के पास में वो वस्तु नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया? हमने वस्तु का आदान प्रदान कर लिया और इसे कहा गया वस्तुगत व्यापार विनिमय। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमको सिक्का जो है उसका निष्क के रूप में उपयोग मिलता है। निष्क और शतमान के रूप में वैदिक साहित्य में हमको 2 शब्द मिलते हैं, निष्क और शतमान। और हमें याद रखना है कि जो निष्क और शतमान है ये बेसिकली निष्क जो था वो गले का आभूषण था। किसका आभूषण था? गले का आभूषण था, जो कि मुद्रा की या मूल्य की एक इकाई के रूप में प्रयोग होता था। तो हमें ये याद रखना है, पूछा गया सवाल है काफी बार कि निष्क, सीधा सवाल आएगा कि निष्क किसे कहते हैं। उसमें ऑप्शन में आपको आएगा गले का हार, क्लियर, पैर का हार या कुछ और ऑप्शन में वो दे सकता है। लेकिन हमें याद रखना है अगर ऑप्शन में गले का हार नहीं दे रखा हो और ऑप्शन में लिख रखा हो मूल्य की एक इकाई, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा?
मूल्य की एक इकाई, क्योंकि निष्क जो कि गले का हार था उसको मूल्य की एक इकाई के रूप में पहना जाता था। क्लियर। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमको सिक्के जो मिलना है वो स्टार्ट हो जाता है, और लगभग 500 ईसा पूर्व की अगर मैं बात करूं तो वहां से भी हमको सिक्के मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। लेकिन पहले जानते हैं कि सिक्कों से हम किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानेंगे। देखो मित्रों, सिक्के उस इतिहास के उस पक्ष को जाहिर करते हैं जिसके अंतर्गत आपको यह पता चलता है कि उस राज्य विशेष का राजनीतिक इतिहास क्या रहा होगा, आर्थिक इतिहास क्या रहा होगा, सामाजिक इतिहास क्या रहा होगा और सांस्कृतिक इतिहास क्या रहा होगा। जैसे हम लोग समझाते हैं आपको कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिक्कों से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान पाएंगे। क्लियर। ऐसे मान के चलो कि कोई सिक्का अगर वो सोने का है, हमको 3 सिक्के मिले कहीं से, एक सोने का मिला, एक चांदी का मिला, एक तांबे का मिला, और एक सिक्का ऐसा मिला जिसमें पूरी तरह क्या थी, मिलावट थी। क्या थी मित्रों, मिलावट। यानी कि सोने के सिक्कों में मिलावट थी, चांदी के सिक्कों में मिलावट थी और तांबे के सिक्कों में भी मिलावट थी। हमें पता क्या चलेगा, इस बात से उस राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। कैसे? अगर कोई राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में हमको सोने के सिक्के प्राप्त हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि उस राज्य की जो आर्थिक स्थिति वो कैसी रही होगी, अच्छी रही होगी। अगर हमको चांदी के मिले तो थोड़ी सी डाउन रही होगी, और तांबे के मिले तो हो सकता है कि वो राज्य क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेकार रही होगी। लेकिन अगर सिक्कों में मिलावट मिली है, इसका मतलब हुआ कि वो जो राजा है उस राजा की कमजोर स्थिति ये बयां करती है कि सिक्कों में मिलावट पाई गई है। तो पहली चीज तुम्हें क्या पता चली कि इस समय राज्य की आर्थिक स्थिति का अनुमान पता चलता है सिक्कों की वैल्यू के आधार पर कि सिक्के का सोने का सिक्का है या चांदी का सिक्का है या फिर तांबे का। क्लियर। तो पहली चीज तुमको क्या मालूम चली, उसकी आर्थिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो जहां जहां पर सिक्का हमको मिलेगा, जैसे मान के चलो हम जयपुर में रह रहे हैं और हम लोगों ने कोई एक सिक्का चलाया, ठीक है ना, और ये जयपुर का सिक्का भीलवाड़ा, अजमेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, वहां तक ये सिक्का हमको मिला है जो कि जयपुर का मूलतः सिक्का है। उस बात से हम लोग क्या अंदाजा लगाएंगे, 2 तरीके का अंदाजा लगाएंगे। पहला कि इस राजा का जो राज्य क्षेत्र है वो यहां तक फैला हुआ होगा, और सेकंड चीज कि हो सकता है अगर राज्य क्षेत्र नहीं फैला हो तो इस राजा का जो व्यापारिक क्षेत्र था वो इन राज्यों से व्यापार किया करता होगा। तो इस बात से हमें क्या पता चली, उसकी राजनीतिक स्थिति और उसकी व्यापारिक स्थिति दोनों के बारे में पता चला। नंबर 3 चीज, बहुत बार इन सिक्कों पर राजा का नाम और राजा के नाम के साथ साथ में उसकी उपाधि और उपाधि के साथ साथ में जिस धार्मिक देवता के अंतर्गत वो यकीन रखता था उस धार्मिक देवता का भी हमको पता चलता है। क्लियर। जैसे बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं उनमें शिव भगवान की पीछे की तरफ फोटो दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो राजा होगा वो शैव धर्मावलंबी रहा होगा। क्लियर। कुछ एक सिक्कों के हमको उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने एक सिक्के चलाए राजा रानी प्रकार के सिक्के, और भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला ऐसा शासक है और एकमात्र ऐसा शासक है जिसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। मित्रों बहुत बार यह सवाल पूछा गया है कि निम्न में से किस राजा ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, तो उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त शासक माना जाता है। हुआ क्या था, चंद्रगुप्त ने क्या किया मित्रों, चंद्रगुप्त की रानी का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था, कुमार देवी। और चंद्रगुप्त ने अपनी रानी कुमार देवी के नाम पर सिक्के जो चलाए उन सिक्कों को कहते हैं राजा रानी प्रकार के सिक्के। कारण क्या था कि चंद्रगुप्त ने अपनी एक तरफ अपनी पत्नी का चित्र उस सिक्के के ऊपर दर्शाया और एक तरफ खुद का अपना जो चित्र था वो सिक्के के ऊपर दर्शाया। उस बात से हमें क्या पता चला, उन सिक्कों को बेसिकली कहा जाता है राजा रानी प्रकार के सिक्के। क्लियर। तो इस बात से हमें यही पता चला कि हो सकता है उस समय की महिलाओं की स्थिति के बारे में हमको इस सिक्के से पता चला कि उस समय महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेटर तरीके से रही होगी, या फिर महिलाएं भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कार्यों को प्रमुखता से पूरा करती ही होंगी। क्लियर। तो ये मोटी मोटी चीज हमको पता चली सिक्कों के बारे में कि सिक्कों से हम लोग किस किस तरीके से राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। सिक्कों पे बहुत बार लेख, बहुत बार राजा का नाम, ठीक है, वो भी हमको मिलता था। तो उस वजह से हम लोग ये अंदाजा लगा पाते थे कि किस राजा के बाद में किस राजा का शासन रहा होगा। क्लियर। तो आप मेरे पीछे जो सिक्के देख पा रहे हैं मित्रों, सिक्कों से लगभग 4-5 सवाल हमारे बनते हैं। कितने बनते हैं, 4-5 सवाल हमारे सिक्कों से बनते हैं। ये आप जो पीछे देख पा रहे हो ये कनिष्क का सिक्का है। किसका सिक्का है, कनिष्क का। 78 ईस्वी के अंतर्गत चलाया गया था, ठीक है ना।
कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। ये कनिष्क के सिक्के हैं दोनों के दोनों सोने के। और हमको ये याद रखना है यहाँ पर मित्रों की कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि निम्न में से किस राजवंश के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। सवाल के ऊपर ध्यान देना है मित्रों कि सवाल बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में किसने चलाए तो कुषाणों ने चलाए। क्लियर? सोने के सिक्के। ये कुजुल कडफिसस के सिक्के हैं, ये बिम कडफिसस के सिक्के हैं, और ये हुबिस के सिक्के हैं, और ये वासुदेव का सिक्का है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। मेरे जस्ट पीछे समुद्रगुप्त का एक सिक्का दिखाया गया है, और ये जो सिक्का है समुद्रगुप्त का, यह है धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। कौन सा सिक्का? धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। बेसिकली समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त शासक था, और गुप्त शासकों में सबसे महानतम और सबसे वीर शासक भी माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में लगभग 100 युद्ध किए, और 100 के 100 युद्धों को उसने जीता, और इसीलिए विंसेंट स्मिथ साहब ने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा है? नेपोलियन कहा है। मित्रों बहुत बार सवाल पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन के शासक को कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और किसने कहा इसको भारत का नेपोलियन? तो विंसेंट स्मिथ साहब ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अभी सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी चीजों को अपने दिमाग के अंदर डालना है कि भाई कौन सा राजा है, उसके बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जब हम विस्तार से समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे तो फिर हम सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल और केवल स्रोत पढ़ रहे हैं। इस समुद्रगुप्त ने बहुत सारे सिक्के चलाए, धनुर्धारी प्रकार के, व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के भी किसके हैं? समुद्रगुप्त के हैं। बीना वादन प्रकार के सिक्के भी किसके हैं? समुद्रगुप्त के हैं। इन सिक्कों से हमें दो तीन मोटी मोटी चीजें पता चली। पहली चीज, समुद्रगुप्त एक सिक्के पर बीना बजाता हुआ नजर आ रहा है। क्या बजाता हुआ? बीना बजाता हुआ। उस चीज से हमें पता चला कि समुद्रगुप्त का किसके प्रति लगाव रहा होगा? म्यूजिक, संगीत के प्रति लगाव रहा होगा। इसीलिए समुद्रगुप्त एक उपाधि हमको देखने को मिलती है कविराज। पूछा गया सवाल है किस राजा की उपाधि कविराज है? तो समुद्रगुप्त की उपाधि कविराज है। और यह भी पूछा गया सवाल है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो वो कौन है? समुद्रगुप्त है। क्लियर? एक और सिक्का है इसका, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का। सवाल पूछा जा सकता है मित्रों कि किस शासक ने अश्वमेघ प्रकार के सिक्के चलाए? तो समुद्रगुप्त। इस सिक्के के अंतर्गत क्या है? एक घोड़ा है, और घोड़े के पीछे एक सेना दिख रही है। उसका मतलब क्या हुआ कि समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी और वीर राजा रहा होगा जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया होगा। अश्वमेघ यज्ञ के अंतर्गत बेसिकली होता क्या था? आप सब लोगों को पता भी है कि राजा अपने घोड़े को छोड़ता था दूसरे राज्यों के अंतर्गत, पीछे पीछे चतुरंगिनी सेना चलती थी, और जो राज्य उस घोड़े को रोक लेगा उस राज्य के साथ में उसको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। अगर आपने उस घोड़े को नहीं रोका, इसका मतलब हुआ कि आपने उस राजा की विजय स्वीकार कर ली। तो समुद्रगुप्त के हमको अश्वमेघ यज्ञ प्रकार के भी सिक्के मिले हैं। मेरे जस्ट पीछे जो आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली व्याघ्रहंता प्रकार का सिक्का है। कौन से प्रकार का? व्याघ्रहंता, यानी कि बाघ का शिकार करते हुए का चित्र समुद्रगुप्त का ये मिलता है। एक तरफ समुद्रगुप्त जो है वो धनुष और बाण लेकर के खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ये जो बाघ है ये यहां पर बैठा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि बाघ के शिकार संबंधित चित्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त काफी प्रतापी शासक रहा होगा। क्लियर? इसके अलावा मित्रों हमको दो तीन चीजें और मोटी मोटी याद रखनी है जो सिक्कों से पूछी जाती हैं। पहला सवाल यहां से बनता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। दूसरा सवाल, भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? क्लियर? याद रखना है, कईयों बार सवाल पूछा गया है। भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उनका नाम है मित्रों आहत। इसको समझो एक बार, उनके नाम क्या है? उसका आहत। इस आहत का एक और नाम मिलता है हमको पंचमार्क। क्या नाम मिलता है? पंचमार्क। आप में से अधिकतर लोग इस पंचमार्क का जो हिंदी अर्थ बताएंगे वो क्या बताएंगे? पंच यानी पांच, और मार्क यानी चिन्ह, यानी कि पांच जो चिन्ह बनाए गए वो पंचमार्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंचमार्क का मतलब हुआ मित्रों, पहले हम समझेंगे आहत सिक्के किसे कहते हैं, और फिर हम समझेंगे पंचमार्क इसको क्यों कहा जाता है। बेसिकली 500 ईसा पूर्व के आसपास हमको चांदी के कुछ सिक्के मिले, चांदी और तांबे के। उन चांदी और तांबे के सिक्कों को उनकी बनावट के आधार पर 1835 में, कौन सी ईस्वी में? 1835 में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप महोदय ने
क्या नाम दिया? पंचमार्क नाम दिया। यानी कि हमको जो सिक्के प्राप्त हुए इन सिक्कों को पंचमार्क नाम किसने दिया? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब दिया? 1835 के अंतर्गत। ये जो आहत सिक्के हैं मित्रों जिनको हम लोगों ने पंचमार्क नाम दिया जॉर्ज प्रिंसेप के द्वारा, अब इसको हम समझते हैं बेसिकली है क्या चीज। क्लियर? देखो भाई, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमको सिक्कों के दो नाम मिलते हैं, निष्क और शतमान, लेकिन वैदिक साहित्य का हमको कोई भी सिक्का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और जो सिक्के हमको प्राचीन भारत के सबसे पहली बार प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों का नाम क्या है? आहत। और इन सिक्कों को, आहत सिक्कों को पंचमार्क नाम 1835 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दिया गया था। बहुत बार सवाल पूछा गया है। क्लियर? इनको हम लोग आहत क्यों कहते हैं? आहत का अर्थ होता है चोट खाया हुआ। क्या होता है आहत का अर्थ? चोट खाया हुआ। हम कहते हैं ना कि भाई मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं आपसे, यानी कि मेरी भावनाओं क्या पहुंची है? चोट पहुंची है। इसका मतलब हुआ इन सिक्कों को किससे बनाया जाता होगा? चोट देकर के बनाया जाता होगा, ठप्पा मार करके बनाया जाता था। क्या मार करके? चोट मार करके बनाया जाता होगा। यहां आते हैं मित्रों, उसको पंचमार्क नाम क्यों दिया गया? पंच का मतलब होता है मुक्का। क्या होता है? मुक्का। और मार्क का मतलब होता है चिन्ह। यानी कि वो सिक्के जिनको मुक्का, मुक्के को हम लोग ठप्पा बोल सकते हैं ना, तो वो सिक्के जिनको ठप्पे मार करके बनाया गया हो, चोट पहुंचा करके बनाया गया हो, उन्हें क्या कहा गया? पंचमार्क सिक्के कहा गया। तो क्लियर बात है, याद रखना है। प्राचीन भारत के जो सिक्के हैं, प्राचीनतम सिक्के, उनको क्या कहते हैं? आहत या पंचमार्क। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको चोट मार करके, ठीक है ना, ठप्पा मार करके बनाया गया, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्के कहते हैं। और 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने इनका नाम क्या रख दिया? पंचमार्क नाम रख दिया। और ये बने किसके हैं? चांदी और तांबे के। किसके सिक्के मिलते हैं हमको? ये चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं। क्लियर? आगे अब जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे चीज़ों का विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया, आगे जाकर के हमको बहुत सारे चांदी के सिक्के मिलेंगे, तांबे के सिक्के मिलेंगे, शीशे के सिक्के मिलेंगे और सोने के भी सिक्के मिलेंगे। यहां से 3 तरीके के सवाल आपको बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि किस वंश के द्वारा, सवाल सुनना उसको समझना, किस वंश के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गए? अगर मैं पूछूं सर्वाधिक मात्रा की अगर बात करूं तो किसने चलाए? वो चलाए गुप्तों ने। अगर मैं कहूं सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में किसने चलाए तो कुषाणों ने। किसने चलाए? कुषाणों ने। मैंने क्या कहा? सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्तों ने। लेकिन इन गुप्तों के सिक्कों पर मिलावट देखने को मिलती है, सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध नहीं है। सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने चलाए। एक और सवाल यहां से बनता है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए? पोटीन के और शीशे के सिक्के वो चलाए सातवाहनों ने। किसने चलाए? सातवाहनों ने पोटीन और शीशे के सिक्के चलाए। और एक सवाल यहां से बहुत बार पूछा गया है मित्रों कि गुप्त शासकों के सर्वाधिक सिक्के कहां से मिलते हैं हमको? तो वो मिले बयाना से। कहां से मिले? बयाना से। और बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर के अंतर्गत पड़ता है। और बयाना से 950 या 1000 के समथिंग हमको सिक्के मिले हैं। किसके? गुप्त काल के। क्लियर? तो ये सिक्कों का मोटा मोटा इतिहास था। इसके अलावा एक और सवाल यहां से बनता है, और वो सवाल क्या बनता है कि अब हम जिन सिक्कों की बात कर रहे थे ना अभी, आहत और पंचमार्क सिक्कों की, मैंने कहा था ये चोट खा करके बनाए गए हैं। तो आहत और जो पंचमार्क सिक्के हैं ना, इनके बारे में एक विशेष बात हमको याद रखनी है। और क्या बात याद रखनी है? कि इन आहत और पंचमार्क सिक्कों पर कोई भी क्या नहीं मिलता है? लेख नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? कोई भी लेख हमको देखने को नहीं मिलता है इन आहत और पंचमार्क सिक्कों पर। क्लियर? जब लेख ही नहीं मिलता तो हमें पता क्या चलेगा भाई ये वाले सिक्के किस काल से संबंधित हैं? क्लियर? तो हमें मिलता क्या है? बेसिकली इन सिक्कों के ऊपर बहुत सारी आकृतियां बनी हुई हैं, पेड़, मछली, चंद्रमा, ठीक है ना, सूरज, इन सब की आकृति हमको, पहाड़, इन सब की आकृति किस पे मिली हमको? सिक्कों पर मिली है, जिन आहत और पंचमार्क सिक्कों पर। क्लियर? तो लेख वाले सिक्के ये नहीं है। तो यहां से एक सवाल और बनता है कि जब ये लेख वाले सिक्के नहीं है तो भारत के अंतर्गत सबसे पहली बार लेख वाले सिक्के किन शासकों ने चलाए? तो हमें याद रखना है कि भारत में पहली बार लेख वाले सिक्के चलाए इंडो ग्रीक शासकों ने। किन्होंने? इंडो ग्रीक शासकों ने। इस इंडो ग्रीक को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? हिंद यूनानी। क्या कहते हैं? हिंद यूनानी। यानी कि भारत में सबसे पहली बार लेख वाले सिक्के, पूछा गया सवाल है काफी बार कि भारत में सबसे पहली बार लेख वाले सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक शासकों ने या हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। इन इंडो ग्रीक शासकों के अंतर्गत आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मिनांडर। नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो याद रखना, ये मिनांडर, ये वही मिनांडर है जो आगे जाकर के बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिलेगा।
ठीक है ना। और बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर, इन दोनों के बीच में जो दार्शनिक वार्तालाप होगा, उस दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन एक पुस्तक के अंतर्गत किया जाएगा। उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। किताबों में सर्वाधिक बार पूछी गई किताब है कि मिलिंद पन्हो पुस्तक का रचयिता कौन है, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन है। और इस पुस्तक के अंतर्गत इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इन दोनों के बीच में दार्शनिक वार्तालाप हुआ है बौद्ध धर्म को लेकर के, जिसका वर्णन किया गया है। तो सिक्कों से संबंधित 5-7 सिक्के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे बनते हैं। आइए अगली पीपीटी की तरफ हम लोग चलते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमारे पास 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। मैंने कहा था जमीन से खोद करके जो पदार्थ निकाले गए वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आएंगे, जिनमें हम लोग 2 चीजों को पढ़ चुके थे। किस किस को? एक तो हम पढ़ चुके थे अभिलेखों को, और एक हम पढ़ चुके हैं सिक्कों को। नेक्स्ट जो हमारा अगला स्रोत है मित्रों, वो है साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत। क्लास के पहली बार जब हम लोगों ने बात की थी तो मैंने बताया था आप लोग कि जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में। एक तो हमारा क्या है, धार्मिक स्रोत, और एक है हमारा धर्मेतर स्रोत। धार्मिक स्रोत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि वो साहित्य रचना जिसमें धर्म का उल्लेख किया गया हो, क्या कहलाएगी? धार्मिक कहलाएगी। और धर्म प्लस इतर 2 शब्दों से मिलकर के बना है धर्मेतर। एक क्या है? धर्म, और एक क्या है? इतर। इतर का मतलब होता है अलावा, यानी कि वो साहित्यिक ग्रंथ जिनमें धर्म के अलावा बात कही गई हो वो क्या कहलाएगा? धर्मेतर साहित्य कहलाएगा। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जितना सारा आपका धर्म संबंधी जो पूरा का पूरा वर्णन मिलता है वो किसके अंतर्गत आएगा? धार्मिक के अंतर्गत। जैसे चारों के चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, यानी कि जो कुछ भी धर्म के बारे में लिखा हुआ है वो सब कौन सा साहित्य है मित्रों? धार्मिक साहित्य। और धर्म के अलावा जो किताबें हैं वो क्या है? हमारी धर्मेतर साहित्य की पुस्तकें हमको देखने को मिलती हैं। अब किस तरीके से ये जो साहित्यिक स्रोत है ये भारतीय इतिहास को लिखने में इंपॉर्टेंट है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इस साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दो मित्रों हम सबसे पहले मानते हैं वेदों को। किसको मानते हैं? वेदों को। जब हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे। अभी सिर्फ हमें मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि बेसिकली वेद जो शब्द है वो बना है विद धातु से। किससे बना है? विद धातु से। इसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। और बेसिकली वेद जो है वो 4 हैं। कितने हैं वेद? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर? अब ये जो 4 वेद हैं मित्रों, इन वेदों को हमें याद रखना है। वेद कितने हैं? अब इन वेदों को हम लोग श्रुति, संहिता और अपौरुषेय 3 नाम देते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया एसएससी के अंतर्गत और आपकी अन्य एग्जाम्स के अंतर्गत कि सवाल तीनों तरीके से पूछा गया है। किसे श्रुति कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, हम चर्चा करेंगे। किसे संहिता कहा जाता है, किसे अपौरुषेय कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि वेदों के हमको 3 नाम और मिलते हैं, श्रुति, संहिता और अपौरुषेय। अब क्यों कहा जाता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला नाम मिलता है हमको श्रुति। वेदों का पहला नाम क्या मिलता है हमको? श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना। क्या होता है श्रुति का मतलब? सुनना। यानी कि ऐसा माना गया है कि वेद जो हैं उन वेदों का एक जगह लिखित रूप हमको काफी बाद में देखने को मिला। उससे पहले तक ये जो परंपरा थी, ये श्रवण परंपरा के माध्यम से ज्ञान का ट्रांसफर एक बंदे से दूसरे बंदे के अंतर्गत या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत किया जाता था। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी परंपरा है? वो श्रवण परंपरा है। अभी मैं जो आपको सुना रहा हूं वो सब आपको सुन रहे हैं। ठीक उसी तरीके से पहले जो लोग क्या करते थे, पहले के जो गुरुकुलों में जब ये बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते थे तो गुरु जो था उन सारे के सारे वैदिक साहित्य को अपने दिमाग के अंतर्गत रखता था और उसी को ही सुनने के आधार पर वो अपने शिष्यों को दिया करता था। यानी कि उसका कोई लिखित प्रमाण हमको उस समय का नहीं मिलता। इसलिए से हम क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? श्रुति कहते हैं। बाद में जाकर के जब वेदों को लिपिबद्ध कर दिया गया, क्या कर दिया गया? लिपिबद्ध कर दिया गया, तब इसे क्या कहा गया? संहिता कहा गया। क्या कहा गया? संहिता कहा गया। एक सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है अपौरुषेय, तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? ए यानी नहीं, पौरुष यानी पुरुष के द्वारा, यानी कि वो ग्रंथ जिनकी रचना किसने नहीं की? पुरुष ने नहीं की। और जब पुरुष ने नहीं की तो किसने की भाई? ईश्वर ने। किसने की? ईश्वर ने की।
इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिक साहित्य को हम लोग कौन से काल के अंतर्गत रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? तो हमने 3 चीजें याद रखनी है, वेदों को श्रुति, संहिता और अपौरुषेय तीनों की तीनों चीजें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? श्रुति श्रवण परंपरा के आधार पर, संहिता लिपिबद्ध करने के आधार पर, कईयों सालों के बाद में उसको एक किताब के अंतर्गत संकलित किया गया। उसके बाद हमने इसको नाम दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की रचना किसी भी पुरुष ने नहीं की तो किसने की है? ईश्वर ने की, इसलिए क्या कहलाए? अपौरुषेय कहलाए। क्लियर? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है ना, इसमें 10 मंडल हैं। ये हमको जब हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे पूरा का पूरा तब हमें याद रखना है और तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। यजुर्वेद के अंतर्गत यज्ञ संबंधी क्रियाओं का उल्लेख है। कौन सी क्रियाओं का? यजुर्वेद के अंतर्गत यज्ञ संबंधी क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। क्लियर? सामवेद, जिसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, पूछा गया सवाल है मित्रों काफी बार, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद, और इसीलिए इस वेद का एक और नाम मिलता है हमको, गंधर्व वेद। क्लियर? सबसे लास्ट में और सबसे अंतिम वेद है हमारा अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। एक बात हमें याद रखनी है, एक और सवाल यहां से मिलता है, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद शामिल हैं? त्रयी यानी 3, यानी कि वेद त्रयी के अंतर्गत कितने वेद शामिल हैं? 3 वेद शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन सा शामिल नहीं है? वेद त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है उसके हम लोग अभी चर्चा करेंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि भारतीय संगीत शास्त्र का जनक कौन सा वेद है? सामवेद है। सा रे गा मा पा धा नी, जो आप सुर साधना सुनते हो और जितने सारे आप लोग राग सुनते हो वो सारे सारे कहां से संबंधित हैं? इन सामवेद से संबंधित हैं। गंधर्व वेद जिसको हम लोग कहते हैं। यहां पर मित्रों एक शब्द लिखा हुआ अथर्ववेद और नीचे लिखा हुआ है भिषज वेद। भिषज का मतलब होता है डॉक्टर। भिषज का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। यानी कि अथर्ववेद को हम लोग कौन सा वेद कहते हैं? डॉक्टर वेद कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इस अथर्ववेद के अंतर्गत बहुत सारे रोग, उन रोगों का निदान, उन रोगों का प्रकार, उनका इलाज, इस सब चीज का वर्णन मिलता है किसके अंतर्गत? अथर्ववेद के अंतर्गत। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर वेद भी कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मित्रों इस अथर्ववेद के ऊपर, कि अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें आर्य और अनार्य दोनों परंपराओं का मिश्रण देखने को मिलता है। मैंने यहाँ 2 शब्द यूज किए हैं, आर्य, और एक मैंने शब्द यहाँ पे यूज किया है अनार्य। यानी कि एक तरफ आर्य परंपरा है और दूसरी तरफ अनार्य परंपरा है, और आर्य और अनार्य इन दोनों परंपराओं का सम्मिश्रण हमको कहां देखने को मिलता है? अथर्ववेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। कारण क्या है? अनार्य परंपराएं कौन सी हैं? भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, वशीकरण। आप सब लोगों ने देखा होगा ना, सीट पर पीछे की तरफ लिखा होता है, एक पर्ची वाला देने आता है, उसमें लिखा होता है कि गृह कलेश कैसे शांत करें, पूर्व प्रेमिका से आप कैसे मिलें, अपने प्यार को मजबूत कैसे करें, उसे कहते हैं वशीकरण। क्या कहते हैं? वशीकरण। इन सब का उल्लेख किसके अंतर्गत मिलता है हमको? अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है। किसके अंतर्गत मिलता है? अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है। इसीलिए इन सबको हम कहते हैं आर्य और अनार्य दोनों परंपराओं का मिश्रण कहां देखने को मिलता है? अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है। इस अथर्ववेद के 2 दृष्टा थे, अथर्वा और अंगिरस, इसलिए इसका एक और नाम मिलता है हमको, अथर्वांगिरस। आगे जाकर के हम लोग बात करेंगे डॉक्टर वेद क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रोग, उनका निदान, उनके प्रकारों के बारे में चर्चा की गई है और काफी बारे सवाल भी पूछा गया है। क्लियर मित्रों? तो यह हुआ हमारा वेदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण सेशन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। वेदों के ये भाग दे रखे हैं कि वेदों के कौन कौन से भाग हैं। तो जितने सारे वेद हैं, 4 वेद हैं, उन चारों वेदों की अपनी अपनी संहिताएं हैं। उन चारों वेदों की अपनी अपनी क्या है? संहिताएं हैं। उन चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, चारों वेदों के अपने अपने आरण्यक हैं, चारों वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं, चारों के अपने अपने उपवेद हैं, और ये सबसे लास्ट में बच गया मित्रों वेदांग। क्या बच गया? वेदांग बच गया। वेदांग जो है वो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। क्लियर? वैदिक साहित्य का भाग क्या क्या है? आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता। ठीक है, ये सब किसका भाग है? वैदिक साहित्य का भाग माना जाता है। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है वेदों के भाग, इसमें से एक एक चीज को हम लोग समझते हैं मोटा मोटा। बेसिकली है क्या चीज? संहिता के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जब वेदों को लिपिबद्ध कर दिया गया तो उसे क्या कहा गया? संहिता कहा गया। वेदों के क्लिष्ट अर्थ को या कठिन अर्थ को सरल रूप में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। आरण्यक का मतलब होता है, आरण्यक बना है अरण्य से। किससे बना है? अरण्य से, यानी कि जंगल से, जो जंगल में बैठ करके या एकांत में बैठ करके जिन साहित्यिक स्रोतों को लिखा गया उसे क्या कहा गया?
आरण्यक ग्रंथ कहा गया। पूछा गया सवाल है काफी बार कि आरण्यक का अर्थ क्या होता है, तो जंगल या एकांत में लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं, आरण्यक कहलाते हैं। अगला है मित्रों उपनिषद, 3 शब्दों से मिलकर के बना है उपनिषद, उप, नि और सद। उप यानी समीप, नि यानी निष्ठापूर्वक और सद यानी बैठना, निष्ठापूर्वक समीप बैठना। तो किसके समीप बैठेंगे आप लोग, गुरु के। और हमें याद रखना है कि उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का निचोड़ है मित्रों। क्या है, वैदिक साहित्य का निचोड़ है। वैदिक साहित्य का निचोड़ किसे मानते हैं हम लोग, उपनिषदों को। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सार है। किसका सार है, दर्शन का सार है। किसका सार है, दर्शन का। तो वो साहित्यिक ग्रंथ जिसको गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठ करके जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाए वो क्या कहलाए, उपनिषद कहलाए। क्या कहलाए, उपनिषद कहलाए। यहां से एक सवाल पूछा जाता है मित्रों कि टोटल उपनिषद हमारे कितने हैं, तो कुल उपनिषद हमारे 108। एम्बुलेंस का नंबर क्या है, 108। तो कुल उपनिषद कितने हमारे, 108। इन 108 उपनिषदों में 12 उपनिषदों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, श्वेतासर, जावलोपनिषद और बृहदारण्यक। लेकिन ये हमें याद नहीं रखने हैं। इनमें से बस हमें एक चीज याद रखनी है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक है। और टोटल उपनिषद कितने, 108 हैं। इसका अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। उसके बाद मित्रों ये हमारा उपवेद, ये क्या है, उपवेद। तो चारों वेदों के 4 ही क्या हैं, उपवेद हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, ठीक है ना, सामवेद का गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे जाकर के, अभी सिर्फ मोटा मोटा हमको समझना है। क्लियर। वेदांग जो है, अपने वेदांग को साहित्यिक रचना की दृष्टि से वेदांगों की रचना की गई थी। जो शुद्ध हमारा हिस्सा है, साहित्यिक शुद्ध शब्दावली की वजह से वेदांगों की रचना की गई थी। और ये इनकी संख्या 6 है। कितनी है, 6। ये 6 के 6 में याद रखने मित्रों, पहला है शिक्षा, पहला कौन सा है, शिक्षा। दूसरा है कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद, पांचवा व्याकरण और छठवा है ज्योतिष। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। यानी कि वेदांग कितने, लगभग 6। ये भी हमें याद रखने हैं। आगे चलते हैं मित्रों। ये तो है हमारा वैदिक साहित्य वाला हिस्सा। जब हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे अच्छे से तो एक एक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो बस हमें यह याद रखना है कि इस टाइप का नाम भी हम लोगों ने कभी पहले सुना होगा। लोड नहीं लेना बिल्कुल भी दिमाग पर। क्लियर। अभी हम लोग केवल स्रोतों की बात कर रहे हैं मित्रों, तो परेशान नहीं होना है। यहां पर अब दे रखा है रामायण। क्या दे रखा है मित्रों, रामायण। और रामायण के आगे दे रखा है आदि काव्य। आदि का मतलब होता है प्राचीनतम। तो प्राचीनतम काव्य या आदि काव्य कैसे कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामायण को। मैं बहुत बार जब बच्चों से क्लास के अंतर्गत ये सवाल पूछता हूं कि आपके गांव के अंतर्गत जो भी पाठ हो रहा है वो किसका हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है, किसका हो रहा है। तो बेसिकली गांवों के अंदर अभी जो पाठ होता है वो होता है रामचरितमानस का। किसका होता है, रामचरितमानस का, ना कि रामायण का। क्योंकि रामायण तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत लिखी गई है। किसके अंतर्गत लिखी गई है, संस्कृत के अंतर्गत। आप जो पाठ पढ़ते हो ना मित्रों, गांव के अंतर्गत जो रामचरितमानस का पाठ होता है वो रामायण का नहीं होता है, वो होता है रामचरितमानस का। और वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है, अवधी भाषा में लिखी हुई है। तुलसीदास जी की है वो किसकी है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। और रामायण के रचयिता कौन है हमारे, रामायण के रचयिता कौन है हमारे, बताओ, वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है हमारे, वाल्मीकि जी। और रामचरितमानस के रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी। ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। रामचरितमानस कौन सी भाषा में है, अवधी भाषा में है। और रामायण कौन सी भाषा में है, विशुद्ध संस्कृत भाषा के अंतर्गत मानी जाती है। रामायण का एक और नाम क्या है मित्रों, आदि काव्य। एक और नाम हमको मिलता है रामायण का, याद रखना है, पूछा गया सवाल है काफी बार, चतुर्विशति सहस्त्री संहिता। किसे कहते हैं हम लोग, रामायण को। क्यों कहते हैं, क्योंकि रामायण के अंतर्गत टोटल श्लोक कितने हैं, 24,000 श्लोक मिलते हैं। कितने श्लोक मिलते हैं टोटल, 24,000। इसलिए क्या कहते हैं इसको, चतुर्विशति सहस्त्री संहिता। पूछा गया सवाल है काफी बार। चतुर यानी 4, विशति यानी 20, तो 20 और 4 कितने हो गए, 24। और शास्त्री यानी 1000, 24,000 श्लोकों वाली संहिता क्या कहलाई, रामायण कहलाई। रामायण को हम लोग आदि काव्य बोलते हैं। इसलिए हमारे आदि कवि कौन हुए, वाल्मीकि जी। क्लियर।
इसमें हम लोग आगे जाकर के देखते हैं। आप सब लोगों को पता होगा रामायण के जो अध्याय हैं वो क्या कहलाते हैं? कांड। आप लोग जो कांड करते हो ना वो अलग कांड है, और रामायण के जो अध्याय है ना वो भी क्या कहलाते हैं? कांड कहलाते हैं। तुम्हारे कांडों की वजह से जनता परेशान है। क्लियर? तो रामायण के जो अध्याय हैं वो क्या कहलाते हैं मित्रों? कांड कहलाते हैं। पूछा गया सवाल है और हमें याद भी रखना है। क्लियर? जैसे कि कौन कौन से कांड हैं आप सब लोगों ने पढ़ा होगा? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। उत्तर कांड को ऐसा मानते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया था। बेसिकली हमें 2-3 चीजें मोटी मोटी याद रखनी है कि रामायण के अंदर जो कांड है वो अध्याय हैं उनको हम क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। ये ऐसे ही बस जानकारी के लिए आप लोगों को बता दी गई है, क्योंकि हमारा हिंदू साहित्य का सबसे अच्छा ग्रंथ रामायण को माना जाता है, तो उसके कांडों के बारे में हमको पता होना चाहिए। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ महाभारत, मनुस्मृति और पुराण। अगर हम बात करें स्मृतियों के अंतर्गत तो स्मृतियों में सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। और पुराणों के अंतर्गत सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है मित्रों? वो है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है सबसे प्राचीनतम? मत्स्य पुराण। आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मित्रों आगे। अभी हम लोग धार्मिक साहित्यों की बात कर रहे थे, ठीक है ना? धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद और वेदांगों की हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आगे हम चलते हैं मित्रों कि ये देखो, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा रामायण जो आदि काव्य है उसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। कितने कांड हैं इसके अंतर्गत? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। जबकि महाभारत की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? महाभारत की, तो महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। थोड़े से सांवले कलर के थे इसलिए कृष्ण कहलाए, 2 द्वीपों के बीच में जन्म हुआ इसलिए द्वैपायन कहलाए, और वेदों की रचना की इसलिए वेद व्यास कहलाए। क्या कहलाए? वेद व्यास कहलाए। तो हमें महाभारत के जो रचयिता थे वो कौन है? वो भी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। क्लियर? ये जो महाभारत है मित्रों, इस महाभारत का संकलन 3 हिस्सों में किया गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था? तो क्या था? जय संहिता। उसके बाद इसका नाम पड़ा भारत, और सबसे लास्ट में जब इसके अंतर्गत 1 लाख श्लोक हो गए इसका नाम क्या हो गया? महाभारत। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रामायण के अंतर्गत टोटल श्लोक कितने हैं? 24,000, इसलिए क्या कहलाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। महाभारत के अंतर्गत टोटल श्लोक कितने हैं? 1 लाख। कितने? 1 लाख, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसका भी हमको नाम मिलता है सत सहस्त्री संहिता। क्या नाम मिलता है हमको? सत सहस्त्री संहिता। रामचरितमानस में कितने हैं? 24,000, तो वो क्या कहलाया? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। महाभारत में कितने? 1 लाख, तो क्या कहलाया? सत सहस्त्री संहिता। सत यानी 100, सहस्त्री यानी 1000, तो 100,000 का मतलब क्या हो गया? 1 लाख। यानी कि वो संहिता जिसके अंतर्गत 1 लाख श्लोक हो क्या कहलाया? महाभारत कहलाया। इसी महाभारत का जो एक हिस्सा है जिसे हम लोग कहते हैं भीष्म पर्व, क्या कहते हैं? भीष्म पर्व। इस भीष्म पर्व के अध्याय 18 से 40 तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? भागवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उठाने की बात करते हैं? धर्म के लिए हथियार उठाने की बात करते हैं। और वो एक बात कहते हैं यहाँ पर, कौन कौन सी? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। ये सब किसके अंतर्गत कहा गया है? भागवत गीता के अंतर्गत। पूछा गया सवाल है कि महाभारत के कौन से पर्व के अंतर्गत भागवत गीता लिखी हुई है? तो भीष्म पर्व का जो अध्याय है 18 से 40 उसके अंतर्गत किसका उल्लेख मिलता है हमको? भागवत गीता का उल्लेख मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उठो जागो रुको मत जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं मिल जाए, इस बात की भी, और कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इस बात की वो शिक्षा देते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। क्लियर? तो महाभारत से हमें 2 चीजें याद रखनी है। पहला, इसका राइटर कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था? कईयों बार सवाल पूछा गया है। जय संहिता। उस समय इसमें श्लोक कितने थे? 8,800। जब इसका नाम भारत पड़ा श्लोक कितने थे? 24,000। लेकिन जब ये पूर्णतः तैयार हुई महाभारत इसको कहा गया तो उसमें श्लोक कितने थे? 1 लाख। क्लियर? तो रामायण के अंतर्गत कितने श्लोक हैं? 24,000। और महाभारत के अंतर्गत कितने श्लोक हैं? तो 1 लाख।
जिस तरीके से रामायण के अध्यायों को क्या कहा गया था, कांड, क्या कहा गया था, कांड, ऐसे ही हमें याद रखना है कि महाभारत के अध्यायों को क्या कहा जाता है, पर्व। पूछा गया सवाल है मित्रों काफी बार, रामायण के जो अध्याय हैं वो क्या कहलाते हैं, कांड, और महाभारत के अध्याय क्या कहलाते हैं, पर्व, क्या कहलाते हैं, पर्व। और टोटल कितने पर्व हैं महाभारत के अंतर्गत, याद रखना है, टोटल 18 पर्व हैं महाभारत के अंतर्गत। कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं टोटल महाभारत के अंतर्गत। अगला है मित्रों पुराण। आप सब लोगों ने पुराणों के बहुत सारे नाम सुने होंगे, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ठीक है ना, लेकिन इनमें से आप लोगों ने एक पुराण का नाम तो अवश्य सुना होगा, गरुड़ पुराण, सुना है ना। हाँ, तो ये जो पुराण है मित्रों, इसका मतलब होता है प्राचीन आख्यान। पुराण का मतलब क्या होता है, प्राचीन आख्यान, यानी कि वो साहित्यिक स्रोत जिसके अंतर्गत प्राचीनतम घटनाओं का कहानी के रूप में वर्णन मिलता है, क्या कहलाता है, पुराण। याद रखना है मित्रों कि पुराणों के रचयिता कौन थे, तो पुराणों के रचयिता थे, पूछा गया सवाल है काफी बार, लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता माना जाता है। क्लियर, ये हमें याद रखना है। और सबसे प्राचीनतम जो पुराण माना जाता है वो है मित्रों, वो है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण। एक और पुराण हमको याद रखना है, वायु पुराण। सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किस पुराण से हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कौन सा पुराण है, वायु पुराण है। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे मित्रों, धार्मिक साहित्य की हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे धर्मेतर साहित्य की। किसकी बात करेंगे हम लोग, धर्मेतर साहित्य की। वो साहित्य जिसमें धर्म के अलावा बात कही गई हो, सॉरी काटो इसको। हाँ तो मित्रों, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग ब्राह्मण साहित्यों की बात कर चुके हैं पूरी की पूरी। इसी धार्मिक साहित्य की एक श्रृंखला में हम लोग आगे चलते हैं। जैन धर्म के बारे में जो पूरा का पूरा साहित्य लिखा गया वो भी धर्म के बारे में, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आएगा। बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, जो बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया है, वो किसके ऊपर आएगा, वो भी इसी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आएगा। मोटा मोटा हमें अभी देखना है कि जैन धर्म का जो साहित्य है प्राचीनतम, वो क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। पूछा गया सवाल है काफी बार कि जैन धर्म का जो साहित्य है, प्राचीनतम साहित्य, वो क्या कहलाता है, याद रखना है, आगम कहलाता है। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य आगम कहलाता है। पूछा गया सवाल है काफी बार। इस आगम के अंतर्गत मित्रों 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है 12 अंग। क्लियर, ऐसे सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सा साहित्यिक भाग जैन धर्म का हिस्सा है, ठीक है ना। उसमें आपको 12 अंग अगर लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका राइट आंसर क्या है हमारे सामने, 12 अंग। क्लियर, अगर हम ये तो हुआ जैन साहित्य की बात। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें, किसकी बात करें, बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य को हम लोग कहते हैं मित्रों त्रिपिटक। क्या कहते हैं, त्रिपिटक। पिटक का मतलब होता है टोकरी, और त्रि यानी 3, कितनी टोकरी भाई, तो 3 टोकरी। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हमको 3 टोकरियां मिलती हैं। उनमें से पहली कौन सी है, विनय पिटक, दूसरी कौन सी है, सुत्त पिटक, और तीसरी कौन सी है, अभिधम्म पिटक। क्लियर, इसके अलावा हमको कुछ एक किताबें और भी याद रखनी है जो कि बौद्ध और जैन साहित्य इन दोनों से संबंधित मानी जाती हैं, जैसे कि अश्वघोष की जो पुस्तक है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, याद रखनी है, सवाल पूछा गया है काफी बार किताब को लेकर के। तो अश्वघोष ने कौन कौन सी किताब लिखी, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। नागार्जुन ने जो किताब लिखी उसका नाम क्या था, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। बुद्ध घोष ने जो किताब लिखी उसका नाम क्या था, सामंत पासादिका।
ये हमको याद रखनी है। और इनमें सबसे ज़्यादा बार जो किताब पूछी गई है वो पूछी गई है अश्वघोष की। किसकी पूछी गई है? अश्वघोष की। कौन कौन सी? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये तीनों किताब हमको याद रखनी है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लेकर के थोड़ा सा विश्लेषण। अब हम बात करेंगे धर्मेतर साहित्य की। किसकी बात करेंगे मित्रों? धर्मेतर साहित्य की, कि धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। क्लियर? धार्मिक साहित्य की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सबसे ऊपर जो किताब लिखी गई है, काफी बार ये किताब पूछी जाती है, क्योंकि इस किताब का रचयिता कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। और किताब का नाम क्या है मित्रों? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन था? कौटिल्य था। इसका एक और नाम मिलता है विष्णुगुप्त और एक और नाम मिलता है इसका चाणक्य। क्लियर? इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत टोटल अधिकरण कितने हैं? 15। कितने अधिकरणों में बटी हुई है? 15 अधिकरणों में बटी हुई है और 150 इसके अंतर्गत अध्याय माने जाते हैं। क्लियर? मौर्य समाज के बारे में बहुत कुछ बताती हुई ये किताब जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अगली जो किताब है मित्रों जो पूछी गई है बहुत बार, वो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। कौन सी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस, जिसका रचयिता कौन है? विशाख दत्त। भारत का पहला जासूसी ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। और एकमात्र संस्कृत साहित्य का ऐसा नाटक है जो कि कैसा है? नायिका विहीन है। किसी भी नाटक के अंतर्गत 2 पात्र आपको रखने पड़ते हैं, नायक और नायिका। हमें याद रखना है कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस एकमात्र ऐसा नाटक है जो कि पूरा का पूरा क्या है? नायिका विहीन है। इसमें कोई भी नायिका नहीं है, हीरोइन नहीं है, सिर्फ क्या है? हीरो है। और एकमात्र क्या है? ये जासूसी ग्रंथ है। पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। लिखने वाले का नाम क्या है? विशाखा दत्त। क्लियर? आगे चलते हैं मित्रों। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का राज दरबारी था और नवरत्नों में से एक था कौन? कालिदास। इस कालिदास की स्टोरी आप बहुत लोगों ने सुनी होगी कि भाई कौन था, क्या था, कैसे ये मूर्ख था और कैसे मूर्ख से हट करके ये एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में हमको सामने दिखा। क्लियर? इस कालिदास ने बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथों की रचना की जिन्हें हम 3 कैटेगरीज के अंतर्गत बांटेंगे, महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। ठीक है ना? कालिदास के द्वारा लिखे गए हम पोर्शंस को 3 भागों में बांटेंगे, महाकाव्य, गीति काव्य और खंड काव्य। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है मित्रों रघुवंश महाकाव्य। तो 2 महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखे गए, रघुवंश चरितम और कुमार संभव। दोनों को दोनों याद रखने हैं, रघुवंश चरितम और कुमार संभव। किसके द्वारा लिखा गया? रघुवंश चरितम और कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखा गया और ये दोनों के दोनों क्या है? इसके महाकाव्य। खंड काव्य की अगर हम बात करें तो उसने 2 खंड काव्य लिखे, ऋतु संहार और मेघदूत। कौन कौन से? ऋतु संहार और मेघदूत। ये दोनों खंड काव्य किसके हैं? ये भी कालिदास के माने जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कालिदास के बारे में है वो में याद रखनी है कि भारत का शेक्सपियर कौन कहलाता है? कालिदास कहलाता है। और इस कालिदास ने 3 महान नाटक लिखे। उन नाटकों के नाम हैं, पहला है मित्रों मालविकाग्निमित्रम। पहला कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम। हम लोगों ने शुरुआत में बताया था कि पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र, और अग्निमित्र और मालविका इन दोनों के प्यार संबंधी जो प्रेम आलाप था दोनों के बीच में, उसका वर्णन किसे मिलता है? मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ में मिलता है। दूसरा है विक्रम और उर्वशी। इन दोनों के बीच जो प्यार था उसका वर्णन किया गया है कालिदास ने विक्रम और उर्वशीयम ग्रंथ में। और दुष्यंत और शकुंतला, इन दोनों के बीच में जो प्यार था उसका वर्णन किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ में, कि किस तरीके से दुष्यंत और शकुंतला इन दोनों का जो प्यार था वो आगे जा करके भरत जैसे एक महान राजा को जन्म देता है जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ता है। तो क्लियर? तीनों नाटक हमें याद रखने, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। क्लियर? अभी आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या इस तरीके से क्लास हो रही है, मजा नहीं आ रहा। तो मित्रों ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, ये हमको समझनी पड़ेंगी। कुछ एक चीज़ ऐसी हैं जो आपको रटनी भी पड़ेंगी कि किस किताब का राइटर कौन है। अभी हम इसी की तो बात कर रहे हैं। क्लियर? अगली किताब है मित्रों जो पूछी गई है काफी बार एग्जाम में कि मृच्छकटिकम किताब का पुस्तक का रचयिता कौन है। तो वो कौन है? शूद्रक। शूद्रक ने किताब लिखी, उसका नाम है मृच्छकटिकम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना। ठीक है ना? और ये हमें याद रखना है, पूछा गया सवाल है, इस तरीके से पूछा गया था, निम्न में से ऐसा कौन सा पहला ग्रंथ है जिसमें जन सामान्य को आधार मान करके वो लिखा गया था। भारत का पहला ऐसा ग्रंथ जिसमें आम जनता के बारे में लिखा गया, वो कौन सा था? शूद्रक का मृच्छकटिकम था। क्लियर? ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका अर्थ होता है मृच्छकटिकम का
मिट्टी की गाड़ी या खिलौना और जन सामान्य को आधार मान करके लिखा गया, ये भारत का पहला ग्रंथ था। इन सभी किताबों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो किताब है वो आपको नीचे की तरफ दिख रही है, उसका नाम है पंचतंत्र। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सब लोगों ने ये किताब पढ़ी है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी किताब है भाई जो हम लोगों ने पढ़ी है। तो याद करो, आप सब लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी, चालाक लोमड़ी की कहानी, चालाक कौए की कहानी, ठीक है ना, राजा रानी की कहानी, भूत भूतनियों की कहानी, यक्ष यक्षिनियों की कहानी, ठीक है ना, अप्सराओं की कहानी, चंदा मामा की कहानी। उन सारी कहानियों का संग्रह हमको कहाँ देखने को मिलता है? एक पुस्तक है, इसका नाम है पंचतंत्र। उस पुस्तक का रचयिता कौन है मित्रों? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। इन सारी किताबों में सर्वाधिक बार पूछे जाने वाली सवाल ये सवाल आता है कि पंचतंत्र किताब का रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा है। और हमें एक बात याद रखनी है कि विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित किताब है कौन सी? पंचतंत्र, ठीक है ना। विश्व की बहुत सारी लैंग्वेज के अंतर्गत इसको लिखा गया है या फिर समाहित किया गया है इस पुस्तक को। और यहाँ पर लिखा हुआ जैसा कि आगे कि इस पुस्तक के अंतर्गत शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह हमको देखने को मिलता है। और इस पंचतंत्र का अरबी भाषा के अंतर्गत जो अनुवाद किया गया उसका नाम है कलीला और दमना। कलीला दमना जो है बेसिकली वो क्या है? पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद माना जाता है। इनमें से हमें पंचतंत्र किताब बहुत ज्यादा तरीके से याद रखनी है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट अगली किताबों की तरफ। महाकवि भास। इस महाकवि भास की हालांकि 3 रचनाएं हैं, स्वप्न वासवदत्ता, दरिद्र चारुदत्तम और पंचरात्र। सबसे ज्यादा बार जो पूछी जाती है वो है मित्रों वासवदत्ता। कौन सी किताब? स्वप्न वासवदत्ता। ये सर्वाधिक बार पूछी जाने वाली किताब है किसकी? महाकवि भास की। अगला है दोस्तों भारवी। कौन है? भारवी। पूछा गया सवाल है कि भारवी किसका राज दरबारी था, इसलिए मैंने यहाँ पर पीछे की तरफ लिखा हुआ है इसको। तो पल्लव शासक था सिंह विष्णु, जिसका राज दरबारी था कौन? भारवी। इस भारवी ने एक किताब लिखी किरातार्जुनियम। कौन सी किताब लिखी? किरातार्जुनियम। तो बस इतना सा याद रखना है, राइटर का नाम क्या और किताब का नाम क्या है। तो किरातार्जुनियम पुस्तक के रचयिता कौन है? भारवी। क्लियर? आगे हम लोग चलते हैं मित्रों। अगली किताबों की तरफ हम लोग चलते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। उनमें एक नाम है महाकवि माघ। हाँ मित्रों, आगे चलते हैं अगली किताबों की तरफ। आपको स्क्रीन पर एक नाम दिख रहा होगा, महाकवि माघ। क्या नाम है? महाकवि माघ, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है मित्रों? शिशुपाल वध। क्या नाम है? शिशुपाल वध। बहुत बार एक किताब पूछी गई है कि शिशुपाल वध किताब के रचयिता कौन है, तो महाकवि माघ है। यूं तो लाखों किताबें इतिहास के ऊपर लिखी हुई हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं किताबों को इसके अंतर्गत शामिल किया है जो अब तक के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। क्लियर? अगली पुस्तक है दोस्तों मत्त। अंत नहीं है, ये गलत टाइप हुआ है, यह है मत्त विलास प्रश्न। मत्त विलास प्रश्न। और इसका रचयिता कौन है मित्रों? महेंद्र बर्मन। कौन है इसका रचयिता? महेंद्र बर्मन। अगली किताब है मित्रों कविराज मार्ग, जो कि राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा लिखी गई। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ महेंद्र बर्मन मत्त विलास प्रश्न याद रखनी है और शिशुपाल वध हमको इसमें याद रखनी है। दंडी, जो कि पल्लव शासक नरसिंह बर्मन का राज दरबारी था, इस दंडी ने जो किताब लिखी, 2 किताब लिखी, दस कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी। इन दंडी की किताबों में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाली किताब है दस कुमार चरित्र। तो हमें याद रखना है कि दस कुमार चरित्र का रचयिता कौन है? दंडी। भर्तरी ने 3 किताबें लिखी, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक के नाम से। इनमें से श्रृंगार शतक इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भभूति। इसने मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर रामचरित लिखी। इस मालती माधव की 2 किताबें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भभूति की एक तो है मालती माधव और एक है उत्तर रामचरित। ये दोनों किताब बहुत बार पूछी गई हैं। हमें याद रखना है कि राइटर का नाम क्या है और किताब का नाम क्या है। तो किताब का नाम क्या है? उत्तर रामचरित और मालती माधव। और ये किसकी रचना? यह है भभूति की। अगला है मित्रों राजशेखर। क्या नाम है?
राजशेखर। और ये जो राजशेखर था ये प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम का क्या था, राज दरबारी था। ठीक है ना। इस राजशेखर के द्वारा जो किताब लिखी गई वो आपके सामने है, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, विद्य विशाल भंजिका और काव्य मीमांसा। तो राजशेखर की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो कौन सी है, बाल रामायण जो पूछी जाती है, कर्पूर मंजरी सर्वाधिक बार पूछी जाने वाली किताबों में से एक है। रचयिता कौन था इन सारी पुस्तकों का, राजशेखर, जो कि प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का राज दरबारी भी माना जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, ये सेशन हमारा उन किताबों को लेकर के है जो काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। क्षेमेंद्र ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है बृहत कथा मंजरी। सोमदेव ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है कथा सरित सागर। पदमगुप्त परिमल जो कि परमार शासक मुंज का राजदरबारी था, उसने किताब लिखी नव सहाय सांग चरित। पूछी गई किताब है काफी बार, ये हमें याद भी रखनी है। क्लियर कि नव सहाय सांग चरित का रचयिता कौन था, तो पदमगुप्त परिमल था जो कि परमार शासक मुंज के राजदरबारी था, ये भी हमें याद रखनी है। बिल्हन पुस्तक, विक्रमांक देव चरित जो पुस्तक है वो किसका रचयिता है, बिल्हन है, उसका रचयिता है। गौड़बहु पुस्तक का, बागपति राज पुस्तक का रचयिता कौन है, गौड़बहु। और सबसे इंपॉर्टेंट किताब और सबसे महत्वपूर्ण किताब जिसका भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत नाम है, उसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है, राजतरंगिणी। और उसका रचयिता कौन है, कलहन। क्या नाम है दोस्तों इसका, कलहन। ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसको पहली बार भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया। और इस राजतरंगिणी पुस्तक में हमें जिन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है वो है कश्मीर के शासक। कहाँ के शासक, कश्मीर के शासक। तो राजतरंगिणी पुस्तक का रचयिता कौन है, कलहन। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहली बार प्रयास जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, कलहन के द्वारा किया गया। उसमें किस राजवंश का वर्णन है, तो कश्मीर के राजवंश का वर्णन देखने को मिलता है। हाँ नहीं, 10 मिनट और अभी। कितना टाइम होगा मुझे अंदर घुसे, 3 से 5 का टाइम, तो 10 मिनट और बस। हाँ, तो ये हुई मित्रों हमारी कुछ महत्वपूर्ण किताबें। आगे हम बात करेंगे विदेशी इतिहासकारों की। किसकी बात करेंगे हम लोग, ये तो हुआ हमारा साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत हम लोग धार्मिक और धर्मेतर दोनों की चर्चा कर चुके थे। जितनी सारी इंपॉर्टेंट किताबें थी हमारी जो एग्जाम में पूछी गई हैं उनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं मित्रों। विदेशी इतिहासकार हमने 3 पार्टों में बांटा था, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी साहित्यकार या विदेशी इतिहासकार। यानी कि वो विदेशी लोग जो कि भारत के अंतर्गत आए, भारत में रहे या भारत में रह करके उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, विदेशी साहित्य के अंतर्गत आएगा। इनमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला जो नाम है वो है हेरोडोटस का। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी, हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। अगला है थ्यूसिडाइडिस, जिसने पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। और ऐसा माना जाता है कि इतिहास का पिता तो वैसे किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को, लेकिन इतिहास का वास्तविक पिता किसे कहा जाता है, थ्यूसिडाइडिस को। कारण क्या है, क्योंकि क्रमबद्ध और वैज्ञानिक इतिहास के विवेचन की दृष्टि से सही अर्थों में इतिहास का जनक किसे मानते हैं हम लोग, थ्यूसिडाइडिस ने। हेरोडोटस ने सिर्फ कहानियों का संग्रह मात्र किया, लेकिन पहली बार वैज्ञानिक तरीके से इतिहास को किसने लिखा, थ्यूसिडाइडिस ने। अगला जो नाम है जिससे आप काफी लोग परिचित भी हैं, मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर के उसने किताब लिखी, उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था मित्रों उसका, इंडिका। सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली किताब है इंडिका। जो पुस्तक है उसका रचयिता कौन है, तो मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था। और ये सेल्यूकस निकेटर ने इसको कहां का राजदरबारी बना करके भेजा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में अपना दरबारी बना करके भेजा। किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। किसको भेजा, मेगास्थनीज को। पुस्तक कौन सी लिखी इसने, इंडिका। अगली पुस्तक जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं मित्रों, ये है नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री या प्राकृतिक इतिहास। इसका रचयिता है प्लिनी। रचयिता कौन है इसका, प्लिनी। भारत और रोम इन दोनों के बीच में जब सोने का व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग गया, यानी कि भारत से कच्चा माल, रॉ मटेरियल विदेशों में जाता था, हाथी दांत, चंदन, लकड़ी, बहुत सारे गरम मसाले, उन सब के एवज में रोम से बहुत सारा सोना भारत में आता था।
आप सब लोगों को एक बात पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि उस टाइम में भारत में सोने की कोई भी माइंस नहीं थी, सोने की कोई भी खान नहीं थी। हमारे पास सोना कहाँ से आता था? तो सोना आता था इन विदेशों से हमारे पास में। हम लोग क्या करते थे, हमारे गरम मसाले की बहुत ज़्यादा मांग थी विदेशों के अंतर्गत, तो हमारा गरम मसाला, हाथी दांत, चंदन, ये सब की सप्लाई करते थे। किसके बदले में? सोने के बदले में। हमारे पास में उधर से क्या आता था? सोना आता था। इसका मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय सोने की चिड़िया हमको क्यों कहा जाता था। क्लियर? तो भारत के पास जब खूब सारा सोना रोम से आया, तो ये जो महान विद्वान हैं प्लिनी साहब अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के अंतर्गत दुख प्रकट करते हैं। किसके बारे में? कि रोम वाले कितने बेवकूफ़ हैं जो कुछ चीज़ों के ऊपर अपना सोना व्यर्थ कर रहे हैं। तो किस पुस्तक के अंतर्गत सवाल पूछा गया है कि किस पुस्तक के अंतर्गत रोम से आने वाले सोने पर दुख प्रकट किया गया है? तो वो कौन सी पुस्तक है मित्रों? प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। क्लियर? आगे चलते हैं अगली किताब की तरफ। एक और किताब हमको यहाँ से मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसका रचयिता हमको अज्ञात मिलता है। फाहियान का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध चीनी यात्री है जिसने किताब लिखी फा का ओ की। पूछी कई किताब एक बहुत बार। किताब का नाम क्या है? फा का ओ की या फोका ओ की। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आते हैं। कौन? फाहियान। क्लियर? और इनकी किताब का नाम क्या है? फा का ओ की। आगे चलते हैं मित्रों। हुएनसांग सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया सवाल है हुएनसांग के बारे में। क्लियर? हुएनसांग जो है वो सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री माना जाता है सारे चीनी यात्रियों में। अगर सवाल पूछा जाए सबसे निम्न में से सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन है, तो वो कौन है? हुएनसांग। उसने एक किताब लिखी, उसका किताब का नाम क्या है? हुएनसांग ने किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है? सी यू की। क्या नाम है मित्रों? सी यू की। फाहियान ने जो किताब लिखी वो भी चीनी यात्री था। हम याद रख सकते हैं किस तरीके से कि फाहियान ने किताब लिखी कौन सी? फा का ओ की। फाहियान के फा में पहला अक्षर क्या है? फा। उसकी किताब में पहला अक्षर क्या है? फा। यानी कि फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी? फा का ओ की। और हुएनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? सी यू की। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। और फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें याद भी रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर पूछी जाती है और बहुत बार उससे सवाल भी बनता है कि निम्न में से किस विदेशी यात्रियों को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? क्लियर? किस विदेशी यात्रियों को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो उसका नाम क्या है? हुएनसांग, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। और उत्तरी भारत के समय जब हुएनसांग ने आया था तो समय उत्तरी भारत का राजा कौन था? हर्षवर्धन। पूछा गया सवाल है। दक्षिणी भारत का राजा कौन था? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय। और दक्षिणी पूर्वी भारत का राजा कौन था? पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन। क्लियर? एक एक सवाल यहां से पूछा गया था कि जब हर्षवर्धन भारत के अंतर्गत आया, हम में से अधिकतर लोगों को ये तो पता है कि जब हर्षवर्धन भारत में आया तो उस समय राजा कौन था? हर्षवर्धन नहीं, सॉरी, हाँ। तो मित्रों, हम में से जब एक सवाल यहां से पूछा जाता है बहुत बार कि जब हुएनसांग भारत आया था तो यहाँ का राजा कौन था, तो हम लोगों को अमूमन पता होता है कि हर्षवर्धन था। लेकिन अगर सवाल घुमा करके दे दिया जाए कि उस समय उत्तरी भारत का राजा कौन था? हर्षवर्धन। दक्षिणी भारत का कौन था? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय, जिसका उल्लेख हमने बताया था ऐहोल अभिलेख के अंतर्गत है। रवि कीर्ति इसका उल्लेख करता है। क्लियर? दक्षिणी पूर्वी भारत का शासक था नरसिंह वर्मन, जो कि पल्लव नरेश भी माना जाता है। अगली किताब में अगला जो विदेशी इतिहासकार है मित्रों वो है इत्सिंग। क्या नाम है? इत्सिंग। और ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आता है। इसके बाद अगला है लामा तारानाथ। बहुत बार ये किताब भी पूछी गई है। ये जो लामा तारानाथ है बेसिकली तिब्बती इतिहासकार है और इसने 2 किताबें लिखी, कंग्यूर और तंग्यूर। दोनों किताबें इंपॉर्टेंट हैं। एक किताब कौन सी है? कंग्यूर। और एक कौन सी है? तंग्यूर। और दोनों पुस्तकों का रचयिता कौन है? लामा तारानाथ। क्लियर? आगे चलते हैं। ये कुछ यूनान या रोम के लेखक हैं जो हमारे सामने दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लेखक जो यूनान से और रोम से आए, जिनमें सिकंदर से पहले के, सिकंदर के और सिकंदर के बाद के कुछ लेखकों का नाम हमको दिख रहा है। सिकंदर से पहले जो आए उसमें से एक तो था हेरोडोटस, जिसको हम लोग इतिहास का पिता भी कहते हैं, और एक था टीसीएस। क्लियर? सिकंदर के समय में जो है, सिकंदर के साथ में जो आया उसका नाम था नियारकस और अरिस्टोबुलस। क्लियर? सिकंदर के बाद में जो आए वो थे स्ट्रेबो,
प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन और टॉलमी। इस टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफी, जो पूछी जाती है। क्लियर? तो ये कुछ विदेशी लेखक थे जो कि यूनान और रोम से भारत के अंतर्गत आए। क्लियर? आगे चलते हैं मित्रों। ये चीनी लेखक थे जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, फायान, हुएनसांग, इत्सिंग, सुंगयुन, चाओजुकुआ। इनमें से हमें सिर्फ दो याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो फायान याद रखना है, एक हमको हुएनसांग याद रखना है। यात्रियों का राजकुमार कौन था? हुएनसांग। हुएनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। क्लियर? और फायान जो था उसकी किताब का नाम क्या है? फाका ओकी। हुएनसांग की किताब का नाम क्या है? सियुकी। फायान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। तो मित्रों, इतिहास को जानने के जो 3 साधन थे, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर आज समाप्त होता है। इससे संबंधित जितने सारे सवाल आपके बनते थे, यानी कि कौन कौन सी किताब इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से विदेशी इतिहासकार जो बाहर से आए उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, वो इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभिलेखों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन से अभिलेखों का रचनाकार कौन था, किस अभिलेख के बारे में, किस राजा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा सिक्के से संबंधित जो 2-3 सवाल थे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।